बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशन के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कई बार हमको कहना पड़ता है कि जैसे मान के चलिए कोई बंदा पहाड़ पे चढ़ रहा है, अब वो कहे कि भाई जितना मैं ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ उतनी ही ठंड बढ़ती चली जा रही है। अब इसी के बेसिस पे एक और सेंटेंस बोल के देखें कि जितना ये बच्चा बड़ा हो रहा है उतना ही शरारती होता चला जा रहा है। जैसे एक बच्चे ने मुझसे आकर के कह दिया, क्या हम गाय पाल लें, क्या हम गाय पाल लें। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो अपने तरीके से ही बोले जाते हैं। एक स्टोरी होती है उन दो तीन सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन में, तो उनको बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में किस तरीके से बोलना है, स्ट्रक्चर सीखेंगे, अप्रोप्रिएट वर्ड सीखेंगे और वर्ड्स का प्लेसमेंट सीखेंगे कि वो वर्ड्स एक सेंटेंस में कहाँ फिट करने हैं, और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यू जस्ट नीड टू टेस्ट योर इंग्लिश वाइल वॉचिंग द वीडियो। अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिए, क्योंकि एक सेंटेंस को कम से कम 20-30 तरीके से घुमा फिरा करके बोला जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है। तो आप अपने शब्दों में इस बात को बताने की कोशिश करिए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपने सेंटेंसेस लिखिएगा। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, तो समझ जाएगा आपका सेंटेंस करेक्ट था, और गलत होगा तो करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कहाँ गलती हुई थी। सो प्लीज पार्टिसिपेट, राइट। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ ठंड बढ़ती चली जा रही है। 4-5 तरीके से एक बात को कहा जा सकता है, स्ट्रक्चर सीखेंगे। देखिए, पहला तरीका हुआ, आप कह सकते हैं एज आई एम क्लाइंबिंग हायर, एज आई एम क्लाइंबिंग हायर इट्स गेटिंग कोल्डर। सीखने वाली बात क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर एक कंपैरिजन करते हुए बता रहे हैं कि भाई जितना जितना बढ़ रहा हूँ उतनी धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, तो पहले कम है, तो इसलिए हम यहाँ पर हायर और कोल्डर कह रहे हैं। जैसे हम कंपैरिजन करते हुए कह देते हैं ना, इट्स टॉलर, इट्स स्मॉलर, इट्स बिटर, इट्स बेटर, तो यानी कि पहले से बेहतर या पहले से थोड़ा सा चेंज। सो एज एम क्लाइंबिंग हायर इट्स गेटिंग कोल्डर, एक तरीके से आपने बता दिया। अब इसी बात को थोड़ा लहजा बदल के दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। अब इसी बात को ऐसे कह सकते हैं, द हायर आई गो द कोल्डर इट गेट्स, द हायर आई गो द कोल्डर इट गेट्स। एक इडियोमेटिक तरीका हो गया, जितना ऊपर जाता हूं उतनी ठंड बढ़ जाती है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि कभी पहाड़ पे जाएंगे तो ये सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, एक स्ट्रक्चर है। इसी के बेसिस पे आप ये बोलने की कोशिश करें कि जितनी आप पढ़ाई करोगे उतनी बेहतर हो जाओगे, जितनी पढ़ाई करोगे उतने बेहतर हो जाओगे। द मोर यू स्टडी, यहां पर कह दिया द हायर आई गो, द मोर यू स्टडी द बेटर यू बिकम, द मोर यू स्टडी द बेटर यू बिकम। अब इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस आप बना करके देखिए। आप कहिए भाई जितने पैसे दोगे उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, जितने पैसे दोगे उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। द मोर यू पे, द मोर यू पे द बेटर क्वालिटी यू गेट। तो ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस हम सीखते हैं, 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं, घुमा फिरा करके एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, फिर उसके बेसिस पे एक दो सेंटेंस बनाने की कोशिश करा करें, राइट। जैसे अब इसी चीज को एक और तीसरे तरीके से बोल के देखते हैं। हमने कह दिया द हायर आई गो द कोल्डर इट गेट्स। इतना समझ में आ ही रहा होगा द कोल्डर इट गेट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम मौसम की बात करते हैं तो हम कह देते हैं इट्स हॉट, इट्स कोल्ड, इट्स रेनिंग। तो सिंपल है, वहां पर मौसम बताया जा रहा है, एटमॉस्फेयर की बात करी जा रही है। द कोल्डर इट गेट्स, यानी वो एटमॉस्फेयर जो वेदर है वो ठंडा होता चला जा रहा है। द कोल्डर इट गेट्स। इतनी बेसिक तो आ रही होगी समझ में। और मान के चलिए अगर इस सेंटेंस में कोई ग्रामर वगैरह कोई भी पोर्शन समझ नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई कर देंगे, राइट। जैसे एक और तरीके से बोलिए, एज आई कीप क्लाइंबिंग अप इट कीप्स गेटिंग कोल्डर। इसमें थोड़ा एम्फेसाइज करके कह दिया, मैसेज वही है कि भैया ऊपर जा रहा हूं ठंड बढ़ रही है, थोड़ा एम्फेसाइज कर दिया, जैसे जैसे बढ़ता जाता हूं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। सो एज आई कीप क्लाइंबिंग अप इट कीप्स गेटिंग कोल्डर। जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई हिंदी के क्वेश्चन का ये इंग्लिश वाला आंसर है, तीनों तरीके से आप कह सकते हैं। बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कौन से वर्ड्स यूज होंगे, कहाँ आईएनजी लगा देंगे, कहाँ पर आईएनजी नहीं लगा देंगे। रिपीट करेंगे तो वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा, राइट। अब देखिए, इसी के बेसिस पर अब इन्हीं में से मान के चलिए कि हमें एक बार एक सेंटेंस बोलना पड़ जाए कि ये बच्चा जितना बड़ा हो रहा है उतना ही शरारती हो रहा है, ये बच्चा जितना बड़ा हो रहा है उतना ही शरारती हो रहा है। इन्हीं में से, इसी लहजे से, इन्हीं सेंटेंस में से कुछ इधर से पोर्शन उठाना, कि इधर से पोर्शन उठाना और फिर सेंटेंस में फिट करना आना चाहिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से कह सकते हैं हम इसको। एज ही इज ग्रोइंग अप, एज ही इज ग्रोइंग अप, जितना ये बड़ा हो रहा है, ही इज गेटिंग मोर मिस्चीवियस। एज ही इज गोइंग अप ही इज गेटिंग मोर मिस्चीवियस, यानी कि जितना ये बड़ा हो रहा है उतना ये शरारती हो रहा है। एक और सेंटेंस इसी लहजे में बोल करके देखते हैं, जैसे इसी से मिलता जुलता। जैसे मान के चलिए हमने कोई खाना बनाया, हम किसी को कहें कि भाई इसको जितना देर तक पकाओगे ये उतना ही कड़वा होता जाएगा। हलवा बनाया हमने, राइट, अब वो थोड़ा जल गया, अब उसको हम कह रहे हैं कि इसको जितना देर तक आप पकाओगे उतना ही ये कड़वा होता चला जाएगा। लहजा वही है, बस वर्ड्स फिट करने आने चाहिए, साउंड्स याद होने चाहिए आपको।
आप कह सकते हैं द लॉन्गर यू कुक इट, यानी जितनी देर तक, बस ये वर्ड हमको याद आ जाना चाहिए भाई, यहाँ पर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ तो लॉन्गर कह दूंगा, वहां पर मैं अगर हाइट की बात कर रहा हूँ द हायर आई गो, राइट। तो वो वर्ड्स का प्लेसमेंट सेम ही रहेगा, दा के बाद आ रहा है तुरंत, राइट। सो द लॉन्गर यू कुक इट द मोर बिटर इट विल टेस्ट, हलवे की बात हो रही है, द लॉन्गर यू कुक इट द मोर बिटर इट विल टेस्ट, राइट। यानी कि जितनी देर तक इसको पकाओगे उतना ही ज्यादा कड़वा होता चला जाएगा, जितने पैसे दोगे उतनी क्वालिटी मिलेगी, द मोर यू पे द बेटर क्वालिटी यू गेट। क्या ये वही केले हैं जो मैं परसों लाया था? लाइक किया आपने वीडियो को? जैसे क्या ये वही केले हैं जो मैं परसों लाया था? अब देखिए, एम्फेसाइज कर रहे हैं परसों वाले ही हैं, स्ट्रक्चर देखना है, बस ग्रामर ज्यादा यूज नहीं होगी। सो आर दीज द सेम बनानास आई बॉट द डे बिफोर यस्टरडे? आर दीज द सेम बनानास, क्या ये वही बनानास हैं? आर दीज द सेम बनानास आई बॉट द डे बिफोर यस्टरडे, राइट। क्या ये वही हैं जो मैं परसों लेकर के आया था? अब देखिए इसमें करा क्या जा सकता है, अगर आर दीज द सेम बनानास, सेम हटा सकते हैं जब कॉन्वर्सेशन करना शुरू करते हैं। सो आर दीज द बनानास, सेम लगाया वही वाले और दा लगा के आपने एम्फेसाइज कर दिया बनानास पर ना। सो आर दीज द बनानास आई बॉट द डे बिफोर यस्टरडे, क्या ये वही है जो मैं परसों लाया था? तो इतना ज्यादा शब्दों का मिलान हमको एक्चुअल में करना नहीं होता, बस ये है कि कहते समय बस ये कहना है कि आर दीज, ऐसे ना कह दें वर दीज या वुड दीज, राइट। वो सीखना है बस, वो ग्रामर का पोर्शन होता है और वो 40-45 रूल है। अब एक चीज है, एक और सेंटेंस को बोल करके देखिए, शायद ये वही वाले हैं जो तुम परसों के बाद लाए थे, शायद ये वो वाले हैं जो तुम परसों के बाद लाए थे। बंदे ने कहा आर दीज द बनानास आई बॉट डे बिफोर यस्टरडे, क्या वो जो परसों लाया था, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज, ये वो वाले हैं जो तुम परसों के बाद लाए थे, परसों के बाद, यानी परसों नहीं लाए थे, परसों के बाद। अब इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बाद का मतलब है आफ्टर, और डे बिफोर यस्टरडे तो है ही वो परसों, राइट। सो वर्ड को कैसे फिट करेंगे, और यहां अंदाजा भी लगा रहे हैं शायद, सो कह सकते हैं दे कुड बी, दे कुड बी की जगह पर अंदाजा लगा रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं मेरी, राइट। सो जब बार बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ज्यादा नहीं है सीखने का, बस फिट करना आना चाहिए। सो दे कुड बी द वंस, ये वो वाले हो सकते हैं, दे कुड बी द वंस यू बॉट आफ्टर द डे before yesterday. They could be the ones you bought after the day before yesterday, यानी परसों के बाद लाए। So they could be the ones, ये वो हो सकते हैं जो तुम लाए थे, you bought after the day before yesterday. Look at the next sentence, केले खत्म मत होने दिया करो, केले खत्म मत होने दिया करो। देखिए अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं खत्म होने का मतलब फिनिश हो जाना, तो थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरा आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के सबसे बड़े 2 फायदे क्या है, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहां पर आप 200-300 पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे। वहां पर क्या पूरे दिन कॉन्वर्सेशन चलती रहती है कि केले खत्म हो गए हैं, बच्चा कह रहा है गाय पाल लो, जितना जितना हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे उतनी ठंड बढ़ती चली जा रही थी। तो रियल टाइम में असली जब कॉन्वर्सेशन करेंगे तो असली इंग्लिश निकल के आएगी। किताबी इंग्लिश अलग है, ग्रामर के रूल से 10% इंग्लिश बनती है, 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपना तरीका है उसको बोलने का, और वो समझ में कैसे आएगी जब आप रियल टाइम में प्रैक्टिस करेंगे। तो वहां पर पूरे दिन चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप चैट का ऑप्शन होता है, ग्रुप चैट में लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तो पता चल जाएगा एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। हर व्यक्ति अपने अपने लहजे में कहता है, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस वहां समझ में आ जाएगा। और फिर शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती है, वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं, 15-20 दिन के अंदर पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे, और फिर आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, जहां पर आप जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट चार्ज एनी मंथली फीस, राइट। एक बार छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना है, उसके बाद जब तक आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो जाते आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मोस्ट वेलकम है, लाइव क्लासेस में आइएगा। जैसे अब दोबारा आते हैं इस पे, केले खत्म मत होने दिया करो। 2-3 तरीके से कह सकते हैं, जब भी कोई चीज खत्म हो रही है तो कहा जा सकता है रन आउट। सो डोंट लेट द बनानास रन आउट। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो केलों को बाहर मत भागने दिया करो, तो हिंदी से मिलान नहीं किया जाना है। इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है, यू जस्ट नीड टू लिसन टू इट। सुनना पड़ेगा आपको तो समझ में आएगा, अच्छा इस सिचुएशन में क्या वर्ड यूज होगा और कहाँ यूज होगा एक सेंटेंस में। सो डोंट लेट द बनानास रन आउट, यानी केले खत्म मत होने दिया करो। एक और तरीके से कह सकते हैं मेक श्योर द बनानास डोंट रन आउट। ये थोड़ा मैंने आश्वासन देते हुए, मतलब कि बहुत ज्यादा उनको फोर्स करते हुए कह दिया केले खत्म मत होने दिया करो, तब भी एक श्योरिटी मांग रहा हूं मैं उनसे, केले खत्म मत होने दिया करो। तो मेक श्योर
राइट, मेक श्योर द बनानास डोंट रन आउट। अब मान के चलिए हमें यहाँ पर जैसे मेक श्योर समझ में आ गया, मेक श्योर द बनानास डोंट रन आउट यानी कि श्योरिटी कर दो इस चीज़ की भैया खत्म मत होने दिया करो, राइट, मत होने दिया करो। अब मान के चलिए मैं किसी को कहने लग जाऊँ यार कहीं लेट मत हो जाना, कहीं लेट मत हो जाना, थोड़ा सा श्योरिटी देते हुए कह रहा हूँ, तो नॉर्मल भी कहा जा सकता है प्लीज डोंट बी लेट, कहा जा सकता है। लेकिन जब श्योरिटी कहीं लेट मत हो जाना तो मैं कह सकता हूँ मेक श्योर नॉट टू बी लेट, मेक श्योर नॉट टू बी लेट। ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसी बात को कोई बंदा लिख देगा मेक श्योर यू डोंट बी लेट, मेक श्योर यू आरंट लेट। तो तीनों चारों जो सेंटेंसेस का है जैसे कि मेक श्योर नॉट टू बी लेट, ये भी कह रहे हैं कि श्योरिटी कर लो लेट मत होना। एक और तरीके से कह दिया मेक श्योर यू डोंट बी लेट, इस तरीके से कह दिया। तो जब आप अलग अलग लोगों के साथ में जब प्रैक्टिस करेंगे, ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, तो समझ में आने लगेगा एक बात को कहने के लिए सेंटेंस को कितने तरीके से घुमा फिरा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस का सिर्फ ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन ही सीखेंगे और फिर वो भी कहीं जाकर के किसी सिचुएशन में फिट नहीं हो पाएगा या फिर अच्छा नहीं लगेगा बोलने में, राइट। सिचुएशन का गेम है ना कि ट्रांसलेशन का। नाउ अगले सेंटेंस को देखिए, क्योंकि हमें बच्चे का दूध पीना छुड़वाना है, जैसे कि केले मत खत्म होने दिया करो। रीजन क्या था, मेक श्योर द बनानास डोंट रन आउट, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें बच्चे का दूध पीना छुड़वाना है। बच्चा दूध पी रहा है, हमें बच्चे का दूध पीना छुड़वाना है। बच्चे का दूध पीना छुड़वाना का कोई ट्रांसलेशन अगर करके फिट करेंगे मजा नहीं आएगा। एक सिंपल सा वर्ड होता है वीन, उसका मतलब होता है कि धीरे धीरे आदत को छोड़ना। सो वी नीड टू स्टार्ट वीनिंग द बेबी ऑफ मिल्क। देखिए हमें कोई वीन करना है किसी बंदे को इस चीज से, वी नीड टू स्टार्ट वीनिंग द बेबी ऑफ मिल्क, यानी कि हमको बच्चे की धीरे धीरे मिल्क की आदत से छुड़वाना है, मिल्क पीने की आदत से, राइट। जैसे मैं इसी के बेसिस पे कहूँ, एक सेंटेंस में लिख करके आपको बताता हूँ, समझ जाएंगे आप, बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा वीन को यूज कहाँ करना है। आई एम ट्राइंग टू वीन माई सेल्फ ऑफ मेडिसिन, यानी जो मैं बहुत ज्यादा दवाइयां खाता हूं उसकी आदत को धीरे धीरे कम करने की जब मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आई एम ट्राइंग टू वीन माई सेल्फ, मैं कर रहा हूं मतलब कि दवाइयों को वीन नहीं कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू वीन माई सेल्फ, बचाने की कोशिश कर रहा हूं या प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कोई भी इसका मीनिंग समझ सकते हैं आप। सो आई एम ट्राइंग टू वीन माई सेल्फ ऑफ मेडिसिन, यानी दूर करने की कोशिश कर रहा हूं मेडिसिन से। सो वी नीड टू स्टार्ट वीनिंग द बेबी ऑफ मिल्क, यानी वी नीड टू वीन द बेबी ऑफ मिल्क, हमको बच्चे को दूध पीने की आदत छुड़वाने की कोशिश करनी है। सो वी शुड ट्राई टू वीन द बेबी ऑफ मिल्क। जब वी शुड ट्राई, वी नीड टू, जब 10-5 बार यूज कर लेंगे तो इनका प्लेसमेंट अपने आप याद होने लग जाएगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे हम कहें जब भी ये दूध मांगे इसे केला खिलाओ, जब भी ये दूध मांगे इसको केला खिला दिया करो, राइट। बेसिक सा सेंटेंस है, आप बनाएंगे, चलिए लिख देते हैं, मैं आपको फिर सेंटेंस दूंगा इसके बाद में, राइट। सो व्हेनेवर द बेबी आस्क्स फॉर मिल्क, बस बेसिक सी चीज समझिए, व्हेनेवर द बेबी आस्क्स फॉर मिल्क, जब भी कोई चीज मांगने की बात होगी तो फॉर लगा देना है। व्हाई यू आस्किंग फॉर मनी, राइट, डोंट आस्क मी फॉर मनी, मुझसे पैसे मत मांगो। तो ये छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं। तो ये चीजें वहां जब बार बार सेशंस में सुनेंगे आके तो फॉर लग रहा है, एड लग रहा है, विद लग रहा है, अबाउट लग रहा है, ये चीजें सेंटेंसेस को कनेक्ट करते समय कहाँ कहाँ लगनी है वो डिस्कशन में जब सुनेंगे आदत में आने लगेंगी। जब दिन में मान के चलिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 50-100 सेंटेंसेस सुनेंगे, उनमें बार बार घुमा फिरा के वही ग्रामर सुनेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाएगी, राइट। जैसे कि व्हेनेवर द बेबी आस्क फॉर मनी गिव देम अ बनाना। यहाँ देम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिंगल पर्सन के लिए भी हम दे देम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहते हैं, ही और शी नहीं कहना चाहते हैं। अगर लड़का है तो मैं यहाँ कह सकता हूँ व्हेनेवर द बेबी आस्क फॉर मिल्क गिव हिम द बनाना, राइट। लड़की होती हर कह देता है, लेकिन लड़का लड़की ना कहते हुए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे देम कह दिया। सो व्हेनेवर द बेबी आस्क फॉर मिल्क गिव देम अ बनाना, उनको केला खिला देना, राइट। लुक एट द नेक्स्ट, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था, बस ये याद रखना है, सिंगल बंदे के लिए भी देम कहा जा सकता है और आस्क के साथ में हम हमेशा फॉर लगाएंगे। जैसे इसके बेसिस पे आपको कहना पड़े कि यार मेरी बाइक बार बार मत मांगो, बार बार मेरी गाड़ी मत मांगो, राइट। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, मेरी गाड़ी बार बार मत मांगो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पापा क्या हम गाय पाल लें। अब बच्चा आया अभी थोड़ी देर पहले, कहने लगा क्या हम गाय पाल लें। तो पालने का कोई ट्रांसलेशन नहीं, जब तक सुनना नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको नेचुरली कहें तो सिंपल, वो क्या फीलिंग क्या है, वो रखने के लिए तो कह रहा है। सो डैड कैन वी गेट अ काउ, कैन वी गेट अ काउ, यानी कि गाय ले लें। कैन वी कीप अ काउ, क्या गाय रख लें। लेकिन अगर मान के चलिए एक्चुअल में जो पालना है, किसी भी जानवर को जब हम पालते हैं तो हम रेज करते हैं,
राइट। तो मान के चलिए मैं इस कंडीशन में कह दूं, अगर बच्चा ये कह देता कैन वी रेज अ काउ, तो यहां मजा नहीं आएगा, इसका लिटिल मीनिंग है पालना। लेकिन अगर मैं ये बताने की कोशिश करूं कि मेरी आंटी गाय पालती हैं, तब मैं वहां पर मैं ये कह सकता हूं माई आंट कीप्स काउज, एक तरीके से चल जाएगा। लेकिन जो उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि मेरी आंटी 5 गाय पालती हैं, सो माई आंटी रेजेस 5 काउज, राइट। तो सिचुएशन के हिसाब से वर्ड और वर्ड के हिसाब से ग्रामर लगेगी। ऐसा नहीं है कि हिंदी में पालने का मतलब हमने सीखा रेज हो गया तो वो हर जगह फिट हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा, राइट। अगर यहाँ पर बच्चा आकर के कहता है कैन वी रेज अ काउ, तो थोड़ा सा ये कंडीशन आ जाती है कि कोई गाय हमारे पास ऑलरेडी है, मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अलग संदर्भ में इस्तेमाल होता है। उसका पर्पस यहाँ पर ऊपर वाले दो थे, सो कैन वी गेट अ काउ या फिर कैन वी कीप अ काउ, राइट। माई आंट रेजेज अ काउ, राइट। समझ में आया होगा कि वर्ड का चयन कितना जरूरी है। सही वर्ड ही होगा तो अच्छा मीनिंग जाएगा, और वर्ड के हिसाब से अगर ग्रामर भी सही लगी होगी तो अप्रोप्रिएट हो जाएगा, सेंटेंस फ्लुएंट हो जाएगा। तो मैं जल्द से जल्द इंग्लिश बोलने की आदत डालना चाहता हूँ। किसी भी चीज की आप आदत डालना चाहते हैं तो 2-3 तरीके से कह सकते हैं। आदत डालना का ट्रांसलेशन मत ढूंढिए, जल्द से जल्द इंग्लिश बोलने की आदत डालना चाहता हूं, 2 तरीके से कहते हैं। आई वांट टू गेट यूज्ड टू, इसमें बताने का तात्पर्य क्या है, जब भी आप यूज टू यूज करते हैं किसी काम के लिए, सो आई वांट टू गेट यूज्ड टू स्पीकिंग, इस कंडीशन में हम आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। आई वांट टू गेट यूज्ड टू स्पीकिंग, यूज्ड टू का मतलब ये आदि होना, कंटिन्यूअसली इस काम को करेंगे ना। तो आई वांट टू गेट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल, जितना हो सके मैं जल्दी से जल्दी आदत डालना चाहता हूं। जैसे अक्सर हम टू के बाद भी आईएनजी इस्तेमाल कर लेते हैं वर्ब के साथ, वो कंडीशन क्या है, हमें अपना वर्ड देखना है। हम यूज टू कह रहे हैं, कई बार हम कहते हैं आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, राइट। एडिक्ट जब हम वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब भी है कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं है ना कि एक बार पी ली तो एडिक्ट कह सकता हूं मैं, राइट। अगर मैं कहूं मैं सिगरेट पीने की आदत है, सो आई एम एडिक्टेड टू, अब जो वर्ड एडिक्ट यूज कर लिया तो वो कंटिन्यूटी को इंडिकेट कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, इस तरीके से समझा जा सकता है। फिर जब आप 10, 20, 50 और सेंटेंसेस सुन लेंगे तो याद आने लग जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक रूल है, लेकिन मैक्सिमम ये लॉजिक समझना होता है, क्योंकि कोई रूल नहीं होता, एक्सेप्शंस होते हैं लैंग्वेज में बहुत ज्यादा, राइट। अलग सिचुएशन में टू के बाद आईएनजी नहीं लगेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ये कहने लग जाऊँ यूज टू, राइट। अब यहाँ पर मैं यूज टू के साथ कह दूं कि ये बंदा मेरा सीनियर हुआ करता था ऑफिस में, ये बंदा मेरा सीनियर हुआ करता था, ही यूज टू बी माई सीनियर। अब मैं यहाँ पर टू बी के यूज टू के बाद आईएनजी जरूर लगाने की अगर आदत डाले बैठा हूं तो नहीं होगा। सिचुएशन, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, क्या वर्ड कहा, किस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा हूं, इससे पहले क्या सेंटेंसेस कहे, सारा गेम सिचुएशन का है। इंडिविजुअल सेंटेंसेस से बस थोड़ा हेल्प मिल सकती है, राइट। रियल टाइम में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब समझ में आएगा। सो आई वांट टू गेट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल, जितना हो सके उतनी जल्दी। एक और तरीके से कह सकते हैं आई वांट टू गेट इनटू द हैबिट, आई वॉन्ट टू गेट इन टू द हैबिट, यानी आदत डालना चाहता हूँ, आदत में होना चाहता हूँ, कंफर्टेबल होना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू गेट इन टू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश क्विकली। ऑफ कह दिया, यहां पर कहाँ ऑफ लग रहा है, कहाँ टू लग रहा है, कहाँ टू के बाद आईएनजी लग रहा है, ये चीजें ज्यादा नहीं है, लेकिन सही तरीके से सीखनी पड़ेगी। जब आप डिस्कशन में बैठेंगे तो ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी, बार बार सुनेंगे तो आदत में आने लग जाएंगी, राइट। जैसे कि आई वांट टू गेट इनटू द हैबिट कह दिया, यहां पर एक और तरीके से कह सकते हैं आई वांट टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। आई वांट टू डेवलप द हैबिट। तो जब आदत डालना चाहता हूं तो आदत को पुट नहीं करेंगे, डालने का मतलब पुट होता है हिंदी के हिसाब से। डालना चाहता हूं, आदत की बात कर रहा हूं, तो आई वांट टू डेवलप, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एंड। तो कहने का तात्पर्य है कि हिंदी के वर्ड मीनिंग्स नहीं मिलाने हैं, सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है वो सीखना है, और उस वर्ड के हिसाब से क्या ग्रामर यूज हो रही है वो देखनी है। आई होप रिपीट कर रहे होंगे हर सेंटेंस को आप मेरे साथ में। जैसे कि नाक में उंगली क्यों डाल रहे हो, बच्चा आया और उसने मुझसे कहा कैन वी गेट अ काउ, क्या गाय पाल लें, उसी टाइम पे नाक में उंगली क्यों डाल रहे हो। सो व्हाई आर यू पिकिंग योर नोज, व्हाई आर यू पिकिंग योर नोज, सिंपल है, राइट। अब यहां पर अगर मैं कह दूं व्हाई आर यू पुटिंग फिंगर इनटू योर नोज, ट्रांसलेशन हो गया हिंदी के सारे शब्दों का, लेकिन फिर मजा नहीं आएगा, राइट। तो अवस्था क्या थी, सिचुएशन में ये यूज होता ही है कि डोंट पिक योर नोज, सो व्हाई यू पिकिंग योर नोज। नाउ तो समझ में आया होगा कि सिचुएशन के हिसाब से क्या बोला जाना है वो सीखना है, हर जगह ट्रांसलेशन से मीनिंग बदलेंगे। सो हे भगवान इतना शोर मेरी बर्दाश्त के बाहर है, एक्सप्रेशन है, सेंटेंस नहीं है एक्चुअल में। हे भगवान इतना शोर मेरी बर्दाश्त के बाहर है, तो जब कोई चीज मेरी बर्दाश्त के बाहर है ये बताना हमको पता होना चाहिए। इतना किसी चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, कुछ चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये बताना आना चाहिए। शोर की जगह पैसा, गरीबी, खुशी, फीस और कुछ भी हो सकता है फिर उसकी जगह, राइट। और हे भगवान तो रहेगा ही भगवान, सो ओ गॉड
ओ माई गॉड सो मच नॉइस, ओ माई गॉड सो मच नॉइस, आई कांट हैंडल इट। तो जब आपने कहा आई कांट हैंडल इट, यानी कि यू कांट टॉलरेट इट, यू कांट bear it, it's unbearable for you, right? So oh my god so much noise, I can't handle it, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एक और तरीके से कह सकते हैं oh my god so much noise, I can't stand it, I can't handle it, I can't stand it, it's unbearable। unbearable भी है यानी कि बर्दाश्त के बाहर है। so oh my god so much noise, it's unbearable। और भी कई सारे तरीके से कहे जा सकते हैं। देखिए ये तीन एक्सप्रेशन जो है, आई कांट हैंडल इट, आई कांट स्टैंड इट, इट्स अनबेरेबल, राइट, आई कांट टॉलरेट इट। तो और भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं इसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखते हैं। आप अपने सेंटेंसेस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखा करें। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वो सही हो, राइट। हर कमेंट को फ्री होके हम पढ़ते हैं। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे, आई डेफिनेटली गिव यू अ लाइक, और अगर गलत होंगे तो उसको करेक्ट कर देंगे। सो प्लीज़ पार्टिसिपेट। अगले सेंटेंस को लिखिएगा ज़रूर, पहले कोशिश करिए लिखने की। पता नहीं ये अपनी कचौड़ी में क्या डालता है। एक बहुत फेमस कचौड़ी वाला है यहाँ पर, पता नहीं अपनी कचौड़ी में क्या डालता है। खाने में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन खा के पूरा दिन नींद आती है। सो ये बात हमको बतानी है किसी को, राइट। आपके यहाँ का भी कोई फेमस फूड होगा, पता नहीं ये अपनी कचौड़ी में क्या डालता है। सो आई डोंट नो व्हाट ही पुट्स इन हिज कचौड़ीज। ये हमने ट्रांसलेशन करा, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल में फीलिंग है, मैसेज ये चला गया, राइट। आई डोंट नो व्हाट ही पुट्स इन हिज कचौड़ीज, बस इसका ट्रांसलेशन देखिएगा, वर्ड ऑर्डर। आई डोंट नो व्हाट ही पुट्स। क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना, संदेह जता रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट यू थिंकिंग, पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम। अगर मैं पूछने लगूं क्या सोच रहे हो तो व्हाट आर यू थिंकिंग, लेकिन पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, आई डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग। तो यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट ही पुट्स इन हिज कचौड़ीज, क्योंकि मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, राइट। स्टेटमेंट है ये। सो आई डोंट नो व्हाट ही पुट्स इन हिज कचौड़ीज। एक और तरीके से कह सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट ही मेक्स दोज कचौड़ीज विद। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर एक फीलिंग रहा कि क्या मिला करके बनाता है, राइट। डालने का मतलब हो गया कोई चीज डाल के छोड़ दी, राइट। और यहाँ पर उसकी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट की। सो आई डोंट नो व्हाट ही मेक्स दोस कचौड़ीज विद, पता नहीं क्या डाल के वो कचौड़ी को बनाता है कि खाने में तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन खाकर नींद बहुत आती है। खाने में तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन खाकर नींद बहुत आती है। बहुत के लिए नींद वाले सेंटेंस में नींद के साथ बहुत को कैसे एम्फेसाइज करेंगे, 3-4 तरीके से कहा जा सकता है। दिस इज द लास्ट सेंटेंस, सो प्लीज रुके रहिएगा। जैसे कि दे टेस्ट अमेजिंग, they taste amazing, they are very tasty, they are very tasty to eat, right? So they taste amazing but they make me so sleepy, मुझे बहुत नींद आने लगती है। so they